नमस्कार साथियों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग में सुनील सर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में साथियों एक चैप्टर ऐसा है जिससे प्रत्येक परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। वह चैप्टर है 16 महाजनपद। साथियों, आज हम 16 महाजनपद की बात करेंगे। महाजनपद काल ये 600 BC 600 ईसा पूर्व को दूसरे शहरीकरण का काल भी माना जाता है, क्योंकि महाजनपदों के विशाल विस्तार की स्थापना शहरी विकास और लौह उपकरणों के उपयोग द्वारा की गई थी। आर्थिक एवं राजनीतिक केंद्र भारत के उत्तर पश्चिमी से पूर्वी प्रांतों, जो मुख्य रूप से बिहार में स्थानांतरित हो गया था। जो हमारा वैदिक काल या हड़प्पा काल में जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी तरफ जो शक्ति का केंद्र था, राजनीति का या आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था, वह 16 महाजनपद काल में पूर्वी प्रांतों की तरफ स्थानांतरित हो गया, विशेषकर मगध की तरफ या जो वर्तमान में क्षेत्र है बिहार की तरफ। तो आइए साथी, आज हम बात करते हैं 16 महाजनपद। साथियों, जो 16 महाजनपद हैं, इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि किस तरीके से महाजनपद पूछेंगे, उसकी राजधानी मैच करने के लिए पूछेंगे। तो आज हम बात करते हैं महाजनपद, राजधानी और उनकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं अंग महाजनपद की। तो अंग महाजनपद की राजधानी साथियों चंपा थी, जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, जो अभी इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, पूर्वी बिहार में। दूसरा जो महाजनपद था साथियों वो था मगध, और इस मगध महाजनपद की राजधानी थी प्रारंभ में राजगृह। फिर इसकी राजधानी स्थानांतरित होती रही, वैशाली पहुंची साथियों, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में ये भी बिहार में ही है, पटना और गया के आसपास का क्षेत्र है, जो दक्षिणी बिहार के अंतर्गत आता है। ये साथियों मगध महाजनपद की बात करते हैं। संपूर्ण संघर्ष जो हमने बाद में देखा गुप्त काल में, वो मगध साम्राज्य के लिए हुआ। तीसरा जो महाजनपद हमारा है वो है काशी। इसकी राजधानी है वाराणसी। ये आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति थी पूर्व काल में साथियों। वाराणसी या बनारस वही, यहाँ से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं चौथे महाजनपद, इसका नाम है वश्य। क्या नाम साथियों? वश्य। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और इसकी स्थिति वर्तमान में जो प्रयागराज या पूर्व में जिसका नाम इलाहाबाद था, यही वह क्षेत्र था जहाँ पर वश्य महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था प्राचीन काल में। पांचवा महाजनपद है साथियों वज्जी। इसकी भी राजधानी स्थानांतरित हुई, पहले वैशाली, विदेह और मिथिला। ये साथी विदेह है, विदेह और मिथिला। यह भी वर्तमान में दरभंगा मधुबनी के आसपास का ही क्षेत्र है साथियों। यह भी बिहार राज्य में ही, वर्तमान में इसकी स्थिति देखी जाए तो वो बिहार में ही स्थित है। अब हम अगले छठवां हमारा महाजनपद है उसकी बात करते हैं कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यह वर्तमान में अयोध्या या फैजाबाद, जिसका नाम अयोध्या धाम हो गया है, आसपास का क्षेत्र है। और यह उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य, इसी क्षेत्र में ये प्राचीन काल में कौशल महाजनपद हुआ करता था साथियों। सातवां महाजनपद है आपका अवंती। इसकी राजधानी उज्जैन या महेश्वती। यह वर्तमान में जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति वर्तमान में है। प्राचीन काल में वहाँ अवंती महाजनपद हुआ करता था। अब हम बात करते हैं अगली महाजनपद मल्ल की। ये साथियों इसकी राजधानी थी कुशीनगर या कुशावती। इसकी स्थिति भी
वर्तमान भौगोलिक स्थिति देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। 9वां महाजनपद है पंचाल। इसका हमने इतिहास में भी या महाभारत काल में भी इसका जिक्र सुना है। पांचाली द्रौपदी को कहा जाता था। तो ये पंचाल है, वो है पंचाल नहीं, लेकिन नाम तो इस महाभारत काल में इसका सुनने को मिलता है। इसकी राजधानी थी अक्षित्र या कामपल्ली, और यह भी उत्तर प्रदेश में ही इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति है साथियों। अगला महाजनपद है चेदी। चेदी की राजधानी साथियों सुक्तिमती, और यह वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बीच है, तो उसी क्षेत्र में प्राचीन काल में चेदी महाजनपद हुआ करता था साथियों। अगला महाजनपद है हमारा कुरु। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये भी महाभारत काल में चर्चा में रहा है। वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है, कुछ हरियाणा, वर्तमान या दिल्ली क्षेत्र में आता है साथियों। अब हम अगले महाजनपद की बात करते हैं, तो वो महाजनपद है हमारा मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी साथियों विराटनगर। यह राजस्थान, जयपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। अगला महाजनपद है कंबोज। इसकी राजधानी थी हाटक। यह उत्तरी भाग में हमारा जो राजौरी या हाजरा का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, उसके अंतर्गत ये कंबोज महाजनपद हुआ करता था। 14वां महाजनपद है हमारा शूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा। आप सभी लोग जानते हैं कृष्ण कन्हैया की जन्मस्थली मथुरा, जिस पर वर्तमान में वहाँ के जन्मस्थल पर भी कुछ वो चर्चा में है। तो यह क्षेत्र भी साथी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। 15वां जो महाजनपद था वो था अशमक। यह साथी उसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। यह दक्षिण भारत के गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र था साथी। गंधार महाजनपद की बात करें, जो 16वां महाजनपद था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो इसकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान में। साथियों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति वर्तमान के किस राज्य में थी। तो साथियों हम देखते हैं काशी, वत्स्य, कौशल, मल्ल, चेदी, पंचाल, कुरु का भी कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और शूरसेन। इस तरह साथियों 8 महाजनपदों का जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है साथियों। ये हमें याद रखना है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक महाजनपदों की वर्तमान स्थिति, भौगोलिक स्थिति किस राज्य में थी, तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। इसके साथ ही एक प्रश्न और आता है कि उत्तरी भाग में कौन सा महाजनपद था। तो याद रखना है हमें, जम्मू कश्मीर में कंबोज जो महाजनपद था उसकी राजधानी हाटक, तो वह उत्तरी भाग में स्थित था। यदि हम बात करें सबसे पश्चिमी या पश्चिमोत्तर की, तो वह था गंधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। यह पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। साथ ही एक और प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। मैं ऐसे सारे बिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अशमक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है जो भारत का एकमात्र महाजनपद है दक्षिण भारत में, जिसकी स्थिति है साथियों। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण महाजनपदों की। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना व गया जिले में स्थित था। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था साथियों। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है वह राजगृह थी, वर्तमान में जिसे राजगीर नाम से जाना जाता है।
यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज नाम से भी जानी जाती थी। किस नाम से भी जानी जाती थी? गिरिव्रज नाम से भी जानी जाती थी साथियों। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण महाजनपद, इसका नाम है बज्जी। साथियों, ये बज्जी जो महाजनपद है, यह एक संघ था। संघ नहीं साथियों, संघ नहीं, संघ था। यह केवल एक महाजनपद नहीं, एक संघ था जो गणराज्यों का संघ था। यह कहीं कहीं पर इनकी संख्या 9 भी मिलती है, कहीं कहीं 8 भी लिखा रहता है, लेकिन 8 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी, विदेह एवं ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था, जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी साथियों। इन वज्जियों के 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी, विदेह एवं ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। यहाँ याद रखना है। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था, जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी और इसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के गंडक नदी के आसपास का क्षेत्र में की गई है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है साथियों। यह गंडक नदी के तट पर स्थित जो वर्तमान इसकी स्थिति है, उसकी पहचान की गई, वो वशाड़ नामक स्थान है। वशाड़ नामक स्थान पर इसकी पहचान की गई है साथियों। अब हम बात करते हैं अगले महाजनपद वत्स की। तो यह साथियों उत्तर प्रदेश की प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। साथियों, प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। प्रयाग के आसपास का क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास का वो क्षेत्र है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था साथियों। तो याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा महाजनपद अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो हमें वो याद रखना है, वो है वश्य महाजनपद। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रतापी राजा उदयन हुआ। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद है वह है हमारा पांचाल। इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था। इसके अंतर्गत रोहिलखंड का जो वर्तमान क्षेत्र वो आता है। यह गंगा नदी द्वारा 2 शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अयछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी कामपिल्य, जो वर्तमान में फर्रुखाबाद जिले के कामपिल्य के निकट है साथियों। अगला महत्वपूर्ण महाजनपद हमारा है वह है अंग। अंग महाजनपद यह मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था साथियों। मुंगेर और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। यह चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होता था। आधुनिक नाम अगर चंपा नदी की बात करें तो चंपा नदी का आधुनिक नाम चंदन नदी है साथियों। चंपा नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या है? चंदन नदी। यह चंदन नदी द्वारा मगध से अलग होता था। इसकी राजधानी भी चंपा थी और चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर के निर्माण की योजना बनाई थी और जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध में समाहित कर लिया था। तो बाद में ये अंगराज्य मगध का ही अंग बन गया। अगले महाजनपद की हम बात करें साथियों महत्वपूर्ण, तो वह था कौशल। अभी जो राजा राम का मंदिर का भव्य शिलान्यास किया गया, उसको भी प्राचीन काल में कौशल राज्य कहा जाता था। लेकिन यह वह कौशल
नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक रूप में कौशल का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोंडा, अयोध्या और गोरखपुर का क्षेत्र, बहराइच का क्षेत्र सम्मिलित था। यह पूर्व में गंडक, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में विभाजित करती थी। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी साथियों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ और बातें भी हैं जो इन 16 महाजन पद के बारे में हम आपको बताते हैं साथियों। अर्थव्यवस्था इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी और भूमि की उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। कृषि क्षेत्र को छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया था। इस अवधि में कला और उद्योग जैसे हाथी दांत का काम, भित्ति चित्र, पत्थर पर नक्काशी आदि बहुत विकसित हुए थे साथियों। व्यापार देश के भीतर और बाहर दोनों जगह संचालित होता था। भरूच, ताम्रलिप्ति, सोपार और उस काल के अन्य प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे बर्मा, सीलोन, मलाया, बेबीलोनिया और अन्य देशों के साथ जल आधारित व्यापार शुरू किया गया था। मुख्य वस्तुएं जिनका व्यापार किया जाता था उसमें रेशम, सोना, कढ़ाई वाले कपड़े आदि हुआ करते थे साथियों। विनिमय का माध्यम क्या था? करसापड़, चांदी, तांबा और चांदी था। एक चांदी करसापड़ का मूल्य निस के 1/10 भाग के समतुल्य था। ये सर साथियों चांदी का सिक्का ही हुआ करता था करसापड़। मगध जो साम्राज्य महाजनपद था यह एक अत्यंत उपजाऊ कृषि क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त लोहे की खदानें जो वर्तमान में झारखंड में आती हैं यह भी उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था साथियों। आसानी से उपलब्ध थीं और जिनसे औजार और हथियारों का निर्माण किया जाता था। तो यह कुछ मुख्य जानकारी है। तो आपको ये मुझे लगता है आपको मेरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। परीक्षा उपयोगी जानकारी है। इस प्रत्येक परीक्षा में से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है साथियों। तो आप हमारे चैनल जीआईजी कोचिंग पॉइंट फ्री कोचिंग मिशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।